हेलो। आज आप लोग के सामने हम एडवांस मैथमेटिक्स के एक नया मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फंक्शन यानी फलन। और ये एडवांस मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही नींव तैयार करता है, बहुत ही क्लासिकल ब्रांच है और इसको हम लोग को अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो आज का क्लास हम लोग का जो फंक्शन है वो हम लोग इस तरह से इसका स्टडी करेंगे ताकि इसमें कोई भी टॉपिक्स छूटना नहीं चाहिए। सारे टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज का पहला क्लास फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास है जो हम लोग शुरू करते हैं। फंक्शन सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि आखिर फंक्शन है क्या चीज़। डिफिनेशन तो डिफिनेशन ये है कि ए और बी कोई दो नन एम्प्टी सेट है। कोई दो नन एम्प्टी सेट्स है। नन एम्प्टी सेट्स कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों और समुच्चय है यानी ए और समुच्चय है यानी इसमें कुछ ना कुछ अवयव बिलोंग करते हैं। ये खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अवयव क्या है मौजूद है। तो देन ए रूल तो एक नियम f इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तब एक नियम f ए से बी में फलन कहलाएगा कब? जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। मतलब f ए से बी में फलन तब होगा जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब किसमें हो? बी में हो। मतलब समुच्चय ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी में कितना इमेज होना चाहिए? एक इमेज होना चाहिए यानी एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तब f को ए से बी में हम लोग क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। इस सिंबल जो दिख रहे हैं, इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B। इसका मतलब होता है कि f समुच्चय A से B में एक क्या है? फलन है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि A और B दो नन एम्प्टी सेट है यानी ऑडिक समुच्चय है। ऑडिक समुच्चय का मतलब ये इसमें कुछ न कुछ अवयव बिलोंग कर रहे हैं, ये खाली नहीं है, इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है। तो एक नियम f ए से बी में फलन तब कहलाएगा जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब किसमें हो? समुच्चय बी में हो। मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब किसमें हो? समुच्चय बी में हो। मतलब समुच्चय ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और समुच्चय ए के सारे एलिमेंट्स का केवल एक ही इमेज किसमें होना चाहिए? बी में होना चाहिए। तब इस f को हम ए से बी में क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कौन सा फलन होगा और कौन सा फलन नहीं होगा। जैसे हम लोग के सामने एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि ये दो सेट है, एक ए है और एक बी है। इसमें 1 2 3 A B 1 A के साथ है, 2 B के साथ है और 3 भी B के साथ। तो ये A से B में फंक्शन होगा। तो यहाँ पर f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B में फलन है। क्यों फलन है? क्योंकि समुच्चय A का कोई भी अवयव बच नहीं रहा है और समुच्चय A के अलग अलग अवयव का इसमें क्या है? अलग अलग इमेज है। इसीलिए f ए से बी में क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये ए कोई सेट है, ये बी कोई सेट है। 1 2 3 A B C 1 A के साथ, 2 B के साथ, 3 C के साथ। तो ये f ए से बी में फलन है। तो ये f ए से बी में फलन है, f ए से बी में फलन है।
क्यों है F A से B में फलन? क्योंकि समुच्चय A के अलग अलग अवयव का समुच्चय B में क्या है, अलग अलग इमेज है, इसीलिए F A से B में क्या है, फलन। अब हम लोग आगे देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल को। A B 1 2 3 A B 1 B। अगर ये कहा जाए ये फंक्शन है तो ये F A से B में फलन नहीं है, F A से B में फलन नहीं। ये फंक्शन क्यों नहीं है? ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि समुच्चय A में एक एलिमेंट ऐसा बच जा रहा है जिसका समुच्चय B में कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए F को A से B में हम लोग फलन नहीं कहेंगे। आगे और एग्जाम्पल देखा जाए। A B 1 2 3 A B 1 A के साथ 1 B के साथ 2 B के साथ 3 B के साथ ये फंक्शन होगा। तो ये भी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट A का B में दो इमेज है जो अद्वितीय नहीं है, यानी F A से B में फलन नहीं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये फलन था, ये फलन था, ये फलन नहीं है और ये फलन नहीं है। क्यों नहीं हुआ फलन? फलन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बच गया। पहले सेट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ये फलन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले सेट का दो इमेज है जो अद्वितीय नहीं है। यानी फलन होने के लिए कंडीशंस क्या है कि पहले सेट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, और दूसरा कंडीशंस क्या है, पहले सेट के एक एलिमेंट का दूसरे सेट में केवल कितने इमेज होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, तब वो फंक्शन होगा, अन्यथा वो फंक्शन नहीं होगा। अब हम लोग फंक्शन के दूसरे रूप को देखेंगे। वो दूसरा रूप क्या है? हाँ, तो अब हम लोग को क्या जानना है कि अदर फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। अदर फॉर्म ऑफ फंक्शन क्या होता है कि F A से B में फलन इस प्रकार हो, F A से B में फलन इस प्रकार हो कि F A से B में फलन इस प्रकार हो कि एक एलिमेंट X बिलोंग करे किससे, A से, एंड एक एलिमेंट Y बिलोंग किससे करे, B से। एक एलिमेंट X हो जो बिलोंग किससे करता हो, A से, एक एलिमेंट Y हो जो बिलोंग किससे करता हो, B से। जब एक एलिमेंट X बिलोंग कर रहा है A से और एक एलिमेंट Y बिलोंग कर रहा है B से, तब हम लोग y बराबर fx, ये जो y बराबर fx है, इस y बराबर fx को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन का अदर रूप, यानी ये इसका फलन का दूसरा रूप है। अब इसमें समझना क्या है कि y बराबर fx काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस y बराबर fx में ये जो x है ये किससे बिलोंग कर रहा है, A से, और ये y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, B से। अब इस y बराबर fx में ये जो x, इस x को हम लोग क्या बोलते हैं, इस x को हम लोग बोलते हैं इनपुट, यानी ये इनपुट, और ये y जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट, यानी ये क्या है, आउटपुट है। यानी इनपुट में कोई वैल्यू हम गिवन करेंगे तो ये हमको आउटपुट क्या देगा, रिजल्ट देगा। उसके बाद इस x में ये x किससे बिलोंग कर रहा है, A से, और ये y बिलोंग किससे कर रहा है, B से। किस कंडीशंस में, फंक्शन A से B में। उसके बाद इस x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इस x के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर। कौन सा चर बोलते हैं, स्वतंत्र चर, यानी इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस y के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्भर चर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये स्वतंत्र चर है और ये कौन सा चर है, निर्भर चर है। एक चीज़ और, x का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रांत। इस प्रकार चीज़ हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अभी x का जो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। और y का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिसर, यानी क्या बोलेंगे, रेंज। रेंज, दैट्स क्लियर। एक चीज और, x का जो वैल्यू होता है, ये x का जो वैल्यू होता है, इस x के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्राक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, प्राक प्रतिबिंब, यानी इसको बोला जाता है प्री इमेज। प्री इमेज x का, ये पूरा fx y के बराबर है, अंदर वाले x का बात कर रहा हूँ, ये x जो है इसको क्या बोला जाता है, प्राक प्रतिबिंब यानी प्री इमेज। और y का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। इमेज, इन चीज को आप लोग को समझना है कि x अंदर वाला चीज है, ये पूरा fx जो है ये पूरा fx y के इक्वल है, अंदर वाला x अलग चीज है, पूरा fx y के बराबर है। और ये अंदर वाला x जो है उसको क्या बोलेंगे, इनपुट, पूरा fx या y को क्या बोलेंगे, आउटपुट। ये अंदर वाले x किससे बिलोंग करेंगे, a से, और ये पूरा fx यानी y जो होगा किससे बिलोंग करेगा, b से। और इस x को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतंत्र चर, पूरा fx और y जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्भर चर। ये x का वो वैल्यू जिसके लिए फलन क्या होगा, परिभाषित होगा, डिफाइंड होगा, उसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रांत यानी डोमेन बोलेंगे। y का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, उसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, परिसर यानी रेंज बोलेंगे। और x का वो वैल्यू जिसके लिए x का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राक प्रतिबिंब यानी प्री इमेज। और y का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। इन चीज़ को आप लोग को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये फंक्शन का बहुत ही क्लासिकल चीज़ है। और आप आज हम लोग इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को स्टडी करेंगे। जैसे आज का क्लास का प्रॉब्लम क्या है, इनपुट आउटपुट रिलेटेड प्रॉब्लम। इनपुट आउटपुट रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, यदि f(x) इक्वल टू 2tan(x) बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x हो तो f π/4 इक्वल टू व्हाट। इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे सॉल्यूशन में देखिए f(x) इक्वल टू दे रखा है 2tan(x) बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट में x है तो आउटपुट में क्या है, x है। यहाँ इनपुट में क्या रख दिया, π/4, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा f π/4। तो जैसे सब्स्टिट्यूट किया है इसी पर π/4, तो आउटपुट में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4, 1 प्लस tan स्क्वायर π/4। अब π/4 का मतलब कितना डिग्री हुआ, π/4 का मतलब हुआ 180/4, ये कटेगा तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 2 गुना 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2, 1 प्लस 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना बच गया, 1 बच गया। इस तरह से इनपुट आउटपुट से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग के सामने आएंगे, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड प्रॉब्लम आज हो गया। कल हम लोग फंक्शन के डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन क्या हैं, कौन कौन सा फंक्शन हम लोग के इम्पोर्टेंट है। ये कल से हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा, क्लास 2 में हम लोग उसका स्टडी करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना।